हाय गाइस, आज हम लॉ ऑफ टॉर्ट के जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है जनरल डिफेंसेस इन टॉर्ट। जैसे कि हम सब जानते हैं या ये एक आम बात है कि जब भी डिफेंडेंट कोई टॉर्ट कमिट करता है और उस टॉर्ट में वो तमाम चीज़ें जो है मौजूद हैं जो एक रॉन्ग के लिए रिक्वायर्ड होती हैं और प्लेंटिफ अगर उस डिफेंडेंट पर कोई एक्शन ले रहा है या उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन ले रहा है तो फिर वो डिफेंडेंट जो है वो लायबल होता है। ये तो एक आम सी बात है, लेकिन यहाँ पर हम कुछ डिफेंसेस की बात करेंगे जो लॉ ऑफ टॉर्ट के थ्रू उस डिफेंडेंट को दिए गए हैं। मींस अगर वो लायबल तो होता है, लेकिन यहाँ पर वो कुछ एक्सेप्शन केसेस की बात करता है या एक्सेप्शन जो है जस्टिफिकेशंस की बात करता है, जिसके थ्रू उसके ऊपर उस रॉन्ग के थ्रू अगर डिफेंडेंट के ऊपर कोई लायबिलिटी अराइज हो रही है या इम्पोज हो रही है तो वो उस लायबिलिटी से खुद को आज़ाद कर सकता है। मीन्स वो जनरल डिफेंस या एक्सेप्शन केसेस बताकर वो खुद को आज़ाद कर सकता है उस लायबिलिटी से। और इन्हीं जनरल डिफेंसेस को लॉ ऑफ टॉर्ट में एक्सेप्शन इन टॉर्ट भी कहते हैं या जस्टिफिकेशन ऑफ टॉर्ट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर हम बहुत सारे जो है डिफेंसेस की बात करेंगे। सबसे पहला जो डिफेंस है वो जो डिफेंडेंट यूज़ करता है वो है वॉलंटरी नॉन फिट इंजोरिया। इसको आमतौर पर डिफेंस ऑफ कंसेंट के नाम से भी जाना जाता है। ये एक मैगज़िम है वॉलंटरी नॉन फिट इंजोरिया। इसका मतलब है कि कोई भी शख्स जो है जिसके खिलाफ टॉर्ट कमिट हुआ है या जिसको डैमेज हुआ है तो वो फिर उस डैमेज या इंजरी के पर वो कंप्लेन नहीं कर सकता या जो इंजरी उसको पहुंची है उसके लिए वो कंपनसेशन नहीं ले सकता अगर वो एक्ट या अगर वो टॉर्ट जो कमिट हुआ है उसकी मर्ज़ी से हुआ है, वो उसकी मर्ज़ी से परफॉर्म हुआ है, तो फिर वो ना ही कंप्लेन कर सकता है ना ही कंपनसेशन ले सकता है। और वो जो कंसेंट है वो एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। इसका मतलब है कि वॉलंटरी नॉन फिट इंजरिया जो है वो पहला डिफेंस है जो है लॉ ऑफ टॉर्ट में। इसके थ्रू जो डिफेंडेंट है खुद को आज़ाद कर सकता है कि जो मैंने एक्ट किया है वो प्लेंटिफ की जो कंसेंट के थ्रू किया है, अगर उसको इंजरी पहुंची है तो फिर वो कंपनसेशन नहीं दे सकता। अब इसकी कुछ एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी को अपने घर पर बुलाते हैं और अगर वो आपके घर पर आता है मेहमान बनकर, तो फिर आप उस मेहमान पर ट्रेसपास का जो है सूद दाखिल नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरी एग्जांपल ये है कि अगर आप हॉस्पिटल में हैं और आपका सर्जिकल ऑपरेशन जो है होना चाहता है, तो फिर अगर वो सर्जन जो है आपसे इजाज़त लेता है कि क्या आपका सर्जिकल ऑपरेशन किया जाए, अगर आप इजाज़त देते हैं तो फिर अगर वो आपका ऑपरेशन करते हैं तो फिर आप उस सर्जन पर उसकी वजह से सूट फाइल नहीं कर सकते। तीसरी मिसाल ये है कि अगर कोई शख्स आपके पास आता है और कहता है कि ये चीज़ जो मैंने लिखी है आपके तारीफ़ में आपके ख़िलाफ़, तो फिर अगर आपको पता है कि इस जो आर्टिकल में मेरे ख़िलाफ़ क्या लिखा हुआ है, आप खूब बखूबी उस चीज़ को जानते हैं कि इसके क्या नताइज निकलेंगे, फिर भी अगर आप उसको पब्लिकेशन की इजाज़त दे देते हैं और वो पब्लिकेशन के बाद आप उस पर डिफेमेशन का सूट फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि यह आपकी इजाज़त के साथ हुआ था। दूसरा जो डिफरेंस है उसका नाम है प्लेंटिफ अ रॉन्ग डूअर। इसका मतलब है कि जो एक्ट हुआ है जिसकी वजह से प्लेंटिफ को जो इंजरी पहुंची है वो उस एक्ट में उसकी रजामंदी थी या उसके अपनी गलती की वजह से वो एक्ट हुआ है। मींस अगर कोई भी एक्ट हुआ है जो जिसकी वजह से प्लेंटिफ को इंजरी पहुंची है, उसमें वो हिस्सेदार था या उसकी खुद की गलती थी जो उसको इंजरी पहुंची है, तो फिर उस इंजरी के लिए वो कंपनसेशन नहीं ले सकता और ना ही वो डैमेजेस क्लेम या कंप्लेन कर सकता है, नहीं कर सकता। इसका मतलब है, इसका जो एग्जांपल है वो ये है कि एक राइडर है जो 18 साल का है और उसका दूसरा फ्रेंड है जो 16 साल का है, और
वो दूसरे जो फ्रेंड उसका दोस्त है जो 16 साल का है उसको उकसाता है कि वो तेज़ स्पीड में जो है मोटरसाइकिल या बाइक चलाए। और वो जो 16 साल का उसका दोस्त था वो शराब पी रखी थी उसने, मीन ड्रंकन कंडीशन में उसको वो उकसा रहा था कि वो तेज़ स्पीड में गाड़ी चलाए। और उसकी तेज़ स्पीड की वजह से जो एक्सीडेंट हो जाता है और वो जो ड्राइवर था ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। और जो प्लेंटिफ था उसको इंजरीज़ पहुंचती है और वो फिर सूट फाइल कर सकता है या सूट फाइल करता है कि उसके रिलेटिव से कंपनसेशन लेने के लिए। मगर वो जो प्ली होती है जो उसने फ़ाइल की होती है वो रिजेक्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर इस केस में वो खुद रॉन्ग डूअर था, क्योंकि उसने खुद उसे उकसाया था कि वो तेज़ स्पीड में चलाए। यहाँ पर वो खुद रॉन्ग डूअर था, इसलिए वो ना ही कंपनसेशन ले सकता है ना ही कंप्लेन कर सकता है। अब तीसरा जो डिफेंस है वो है इनएविटेबल एक्सीडेंट, जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में अनअवॉइडेबल एक्सीडेंट भी कहते हैं, जिसका मतलब है कि ऐसा एक्सीडेंट जिससे बचा भी ना जा सके या जिसको टाल भी नहीं सकते। मीन्स अगर जो है ऑर्डिनरी केयर काशंस या स्किल्स के थ्रू भी हम जिसको रोक नहीं सकते, ऐसा अगर काम हो जा रहा है तो उसको हम इनएविटेबल या अनअवॉइडेबल एक्सीडेंट कहते हैं। जिसका मतलब है कि अगर एक इंसान जो है या एक आदमी जो है हॉर्स ड्राइव कर रहा है और उसकी ड्यूटी है कि वो इस तरह से ड्राइव करे कि दूसरों को नुकसान ना पहुंचे, लेकिन वो जो है खुद ख्याल रखने के बाद भी अगर एक एक्सीडेंट हो जा रहा है तो फिर उसको हम इनएविटेबल एक्सीडेंट कहते हैं। यहाँ सिंपल जो माना में हम कह सकते हैं कि इनएविटेबल एक्सीडेंट का मतलब है कि अनएक्सपेक्टेड कोई भी चीज़ हो जा रही है जिसको हम प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते या जिसको प्रिवेंट भी नहीं कर सकते, तो फिर उसको हम इनएविटेबल एक्सीडेंट कहते हैं। और इन केसेस में जो रॉन्ग डूअर है वो लायबल नहीं होता इंजरी करिए, ख़ास तौर पर तब जब उसने जो है इंजरी ना पहुंचाने की जो है इंटेंशन थी या इंजरी पहुंचाने की कोई इसकी इंटेंशन नहीं थी। इसका मतलब है कि इनएविटेबल जो एक्सीडेंट है या इंसिडेंट है वो एक डिफेंस के तौर पर या जनरल एक्सेप्शन के तौर पर हम टॉर्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसकी मिसाल ये है कि जो एक केस था होल्म्स वर्सेस मेथर, उसमें क्या होता है कि डिफेंडेंट जो है अपने नौकर को, अपने सर्वेंट को कहता है कि उसका घोड़ा मीन हॉर्स जो है ड्राइव करे। और जब वो ड्राइव कर रहा होता है तो कुछ कुत्ते जो हैं वो बार्किंग कर रहे होते हैं, मीन्स भौंक रहे होते हैं। और उन कुत्तों की बार्किंग की वजह से जो हॉर्स है वो अनमैनेजेबल हो जाता है और छलांग मारना स्टार्ट कर देता है। और उसी वजह से जो है उसकी छलांग मारने की वजह से जो प्लेंटिफ था वो नीचे गिर जाता है और उसको इंजरी पहुंचती है। तो लेकिन ये जो इस केस में है ये कि ये सेंस ये देता है कि ये इनएविटेबल एक्सीडेंट था, क्योंकि उस सर्वेंट की वो जो इंटेंशन नहीं थी इसको इंजरी पहुंचाने की, या उसने खूब ख्याल रखा, लेकिन कुत्तों के भौंकने की वजह से जो है वो जो है आपस से बाहर हो गया हॉर्स, इसलिए ये एक्सीडेंट अकर हुआ है। तो फिर वहाँ पर जो डिफेंडेंट था वो इंसिडेंट या एक्सीडेंट का वो लायबल नहीं होगा। अब जो चौथा डिफेंस है वो है प्राइवेट डिफेंस। जैसे कि हम जानते हैं कि हर शख्स का ये हक है कि वो अपने करीबी शख्स या उसकी प्रॉपर्टी को किसी भी गैरकानूनी अमल या गैरकानूनी नुकसान से महफूज रखे। अब वो अमल जो है वो वाइफ के लिए भी हो सकता है, हस्बैंड के लिए भी हो सकता है, पेरेंट के लिए या चाइल्ड के लिए भी हो सकता है, या मास्टर या सर्वेंट के लिए भी हो सकता है। मीन्स अगर कोई शख्स मास्टर को नुकसान या उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना चाहता है तो सर्वेंट जो है वो एक जो एक्ट कर सकता है उसको डिफेंड करने के लिए। और इसीलिए प्राइवेट डिफेंस को हम सेल्फ़ डिफेंस के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। और लॉ जो है कानून, लॉ ऑफ टॉर्ट का जो कानून है वो कुछ परमिशन देता है कि आप किसी भी शख्स की ज़िंदगी या उसकी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए एक फ़ोर्स यूज़ कर सकते हैं, मगर वो फ़ोर्स जो है वो रीज़नेबल होनी चाहिए,
किसी भी प्रॉपर्टी या खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। हद से ज़्यादा जो फोर्स इस्तेमाल की जाती है वो प्राइवेट डिफेंस में नहीं आ सकती। सिर्फ रीज़नेबल फोर्स होनी चाहिए। रीज़नेबल फोर्स उतनी होती है कि हम बस प्रोटेक्ट करें खुद को, किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ए जो है वो रॉबरी करना चाहता है बी के जो घर में, और बी जो है उसको देखकर अपनी तलवार निकालता है, तो हम उसको कह सकते हैं कि ये प्राइवेट डिफेंस था। मींस उसको सिर्फ डराने के लिए उसने तलवार निकाली, इसलिए वो सेल्फ डिफेंस था। अगर वहीं पर अगर बी जो है ए के जो सर है उसको चीर देता है उस अपनी तलवार से, तो उस अमल को हम बी के उस अमल को हम सेल्फ डिफेंस या प्राइवेट डिफेंस नहीं कह सकते, क्योंकि प्राइवेट डिफेंस सिर्फ उसके सिर्फ खुद को प्रोटेक्ट करना है, दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना। इसकी अब एक इलस्ट्रेशन है, मिसाल है कि ए की जो फसलें थी उस पर कौवे बैठे थे। अब उसने अपनी फसल से कौवों को उड़ाया और वही कौवे जाकर बी की जो फसलें थी उन पर जाकर बैठे, और उसने बी की जो फसलें थी उनको सारियों को तबाह बर्बाद कर दिया। अब यहाँ पर जो है ए जो है लायबल नहीं होगा, क्योंकि हर शख्स का हक है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को डिफेंड करे अगेंस्ट एक अनलॉफुल हार्म। मीन्स अगर गैरकानूनी नुकसान की वजह से अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं या डिफेंड कर रहे हैं तो ये उसका हक है। पांचवा डिफेंस जो है वो है नेसेसिटी। मीन्स किसी भी एक बड़े नुकसान को से खुद को रोकने के लिए, बड़े नुकसान को रोकने के लिए कोई अमल किया जाए, भले वो अमल इंटेंशनली किया जाए, तो फिर हम उसको गुड डिफेंस के तौर पर यूज़ करेंगे, क्योंकि एक ज़रूरत थी। क्योंकि ज़रूरत तब होती है जब किसी बड़े नुकसान से को रोकने के लिए कोई चीज़ की जाए, तो उसको हम ज़रूरत कहते हैं कि ये वक्त की ज़रूरत थी। अगर ऐसा कोई एक्ट किया जा रहा है तो फिर हम उसको गुड डिफेंस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं या डिफेंस ऑफ टॉर्ट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक जो है अनकॉन्शियस पेशेंट है, अगर वो इस हालत में है कि अगर उसका ऑपरेशन ना किया जाए तो फिर वो अपनी जान गंवा सकता है। अगर उसका ऑपरेशन किया जा रहा है उस पेशेंट का, उसकी ज़िंदगी को बचाने के लिए, तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये नेसेसिटी है। दूसरी मिसाल ये है, एक केस था इन लेफ वर्सेस ग्लैडस्टोन में। वहाँ पर क्या था कि एक जो जेल में एक कैदी था, वो भूख हड़ताल पर था और ज़बरदस्ती उसकी ज़िंदगी को बचाने के लिए ज़बरदस्ती उसको जो है फीडिंग दी जा रही थी, उसको खाना खिलाया जा रहा है। तो हम उसको टॉर्ट में बैटरी के तौर पर यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि एज अ गुड डिफेंस के तौर पर यूज़ करेंगे कि उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए ये ज़रूरी था। छठा डिफेंस जो है वो ये कि स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। इसका मतलब है कि कोई भी अमल जो कानून की तरफ से अप्रूव किया गया है या जो कानून की डायरेक्शन में रहकर काम उस पर अमल किया गया है, और उसकी वजह से अगर कोई टॉर्ट कमिट हो रहा है, तो फिर हम उसका मतलब है कि वो एक्ट जो है वो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के थ्रू किया गया था या स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के अंडर में रहकर काम किया गया था। अगर उसकी वजह से कोई टॉर्ट कमिट हुआ है तो फिर हम उसमें ये एक कह सकते हैं कि ये स्टैट्यूटरी अथॉरिटी था, ये कानून के तहत किया गया है, तो हम उसको गुड डिफेंस के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई भी अमल, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी अमल किसी भी कानून या किसी भी एक्ट के तहत अथराइज्ड है, तो फिर उसको हम एक्शनेबल नहीं ले सकते, और अदर पार्टी मीन्स इंजर्ड पार्टी जो है उसको कोई रेमेडी नहीं दी जाएगी। अब कानून की तरफ से जो अथराइज्ड एक्ट्स होते हैं, अथराइज काम होते हैं, अथॉरिटीज़ होती हैं, वो दो तरह की होती है, एक एब्सोल्यूट अथॉरिटी और एक कंडीशनल अथॉरिटी। अब एब्सोल्यूट अथॉरिटी में ये कि कोई भी काम जो है वो इसी तरह से करना है, भले वो नॉइजेंस क्रिएट हो या कोई भी दूसरा हार्म या जो है क्रिएट या किसी को भी कोई नुकसान पहुंच रहा हो, मगर वो काम उसी हालत में करना है। लेकिन कंडीशनल अथॉरिटी में क्या होता है कि वही काम पॉसिबल था कि वो नॉइजेंस के बगैर भी हो और किसी को नुकसान पहुंचाए के बगैर भी वो काम किया जा सकता था। अगर इन थोड़ा डिफरेंस है कि अगर कंडीशनल में वो काम ऐसे
हो रहा है तो फिर हो सकता है कि वो उसको गुड डिफेंस के तौर पर ना लिया जाए, लेकिन एब्सोल्यूट अथॉरिटी जो होती है वो लाजमी है कि वो गुड डिफेंस ही है। सातवां जो डिफेंस है उसको हम एक्ट ऑफ स्टेट कहते हैं। मीन्स मिसाल के तौर पर सिंपली हम ये कह सकते हैं कि एक्ट ऑफ स्टेट का मतलब है कि कोई भी चीज़ जो रेटिफाई की गई हो या अथोराइज्ड की गई हो वक्त के बादशाह या वज़ीर-ए-आज़म या प्रेसिडेंट के थ्रू या स्टेट की पॉलिसीज़ में उसको रेटिफाइड किया गया हो, और उसी पॉलिसीज़ के तहत कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर जो है अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करते हुए कोई टॉर्ट कमिट कर रहा है, तो फिर वहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो लायबल नहीं होगी। इसका मतलब है कि एक्ट ऑफ स्टेट जो है वो गुड डिफेंस है एक्शन इन टॉर्ट पर। अब इसी तरह यही प्रिंसिपल, यही जो उसूल है वो पाकिस्तान में भी अप्लाई होता है कि गवर्नमेंट जो है वो सिविल केसेस में जो है लायबल नहीं होती। जैसे कि टॉर्ट के केसेस में जो उसके ऑफिसर्स के थ्रू हुए हैं वहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो लायबल नहीं होती। अगर वो टॉर्ट कमिट हुआ है उस परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज़ जो उसका ऊपर लेजिस्लेचर के थ्रू इम्पोज की गई हैं, अगर उसकी परफॉर्मेंस के दौरान अगर वो एक्ट कमिट हुआ है तो फिर वहाँ पर गवर्नमेंट जो है लायबल नहीं होगी। आठवां डिफेंस है जुडिशल एक्ट्स। यहाँ पर एक सेटल्ड प्रिंसिपल या उसूल की बात की गई है कि जजेस जो हैं वो किसी भी कंसिक्वेंसेस के डर के बगैर इंडिपेंडेंटली अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं, और इस जो असूल या इस प्रिंसिपल के तहत अगर वो जुडिशल कैपेसिटी में रहकर कोई काम कर रहे हैं और उस काम की वजह से कोई टॉर्ट कमिट हो रहा है तो वहाँ पर वो जजेस जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, क्योंकि वो काम उन्होंने अपनी जुडिशल कैपेसिटी में रहकर किया है। और नवा डिफेंस है कासी जुडिशल एक्ट्स। कासी जुडिशल एक्ट्स या अथॉरिटीज़ का मतलब है कि वो अथॉरिटी जो किसी कानून या कन्वेंशंस के तहत मुख्तलिफ़ लोगों या इंस्टीट्यूशंस को अपनी मैनेजमेंट चलाने के लिए ग्रांट की गई हो, उस अथॉरिटी को हम कासी जुडिशल एक्ट्स या कासी जुडिशल अथॉरिटी कहते हैं। और अगर वो अथॉरिटी इस्तेमाल करते हुए अगर वो इंस्टीट्यूशंस या पर्सन्स के थ्रू पर्सन्स अगर कोई टॉर्ट कमिट कर रहे हैं तो वहाँ पर वो ये डिफेंस यूज़ कर सकते हैं कि हमने जो काम किया है वो कासी जुडिशल अथॉरिटी के तहत किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो अमल होता है उसको हम कासी जुडिशल अथॉरिटीज़ या एक्ट्स कहते हैं। 10वां डिफेंस है एग्जीक्यूटिव एक्ट्स। अब कोई भी पब्लिक अथॉरिटी किसी भी ऑफिसर को या किसी भी ऑफिसर्स को ड्यूटी जो है पर कुछ ड्यूटीज़ या कुछ जो है एक्ट्स को परफॉर्म करने के लिए कहती है, और उसकी वजह से किसी को इंजरी पहुंचती है, और अगर वही इंजरी उसको हम टॉर्ट जो कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जीक्यूटिव एक्ट्स जो हैं उसको हम डिफेंस के तौर पर टॉर्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 11वां डिफेंस है पेरेंटल या कासी पेरेंटल अथॉरिटी। अब पेरेंटल अथॉरिटी का मतलब है कि वो अथॉरिटी या वो काम जो पेरेंट्स अपने बच्चों की बेहतरी या अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए जो काम करें या जो अथॉरिटी यूज़ करें, हम उसको पेरेंटल अथॉरिटी कहते हैं। और कासी पेरेंटल अथॉरिटी का मतलब है कि वो अथॉरिटी जो पेरेंट्स की कंसेंट के थ्रू कोई दूसरा शख्स उन बच्चों की बेहतरी के लिए कोई काम करे, कोई अथॉरिटी यूज़ करे, जैसे कि वो टीचर्स अगर उन बच्चों की बेहतरी के लिए कुछ कर रहे हैं तो उसको हम कासी पेरेंटल अथॉरिटी कहते हैं। और उन अथॉरिटीज़ को यूज़ करते हुए अगर कोई टॉर्ट कमिट हो रहा है तो वो जो है एक्शनेबल नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्कूल था, बॉयज़ स्कूल, जिसमें ये एक रूल था कि जो स्टूडेंट्स हैं वो पब्लिक जो प्लेसेस होती हैं या स्कूल में जो है वो स्मोक नहीं कर सकते। और एक स्टूडेंट होता है जो स्कूल से वापसी के वक्त एक सिगरेट पी रहा होता है या स्मोकिंग कर रहा होता है पब्लिक स्ट्रीट पे।
और दूसरे दिन ही स्कूल मास्टर उसको बुलाता है और उसको 5 स्ट्रोक मारता है एक कैन के साथ, मीन्स एक 5 स्टिक्स मारता है। तो मीन्स इसका मतलब है कि जो फादर है उस लड़के का, वो इस लिए वो भेज रहा है कि वो अथॉरिटी अपनी, स्कूल मास्टर जो है वो अथॉरिटी अपनी यूज़ करें और उसको अपनी पनिशमेंट उस स्कूल के रूल के हिसाब से दें। सो वो जो पनिशमेंट उसको दे रहे हैं वो रीज़नेबल है और उसको हम गुड डिफेंस के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। 12वां और आखिरी डिफेंस ये है कि एक्सरसाइज ऑफ कॉमन राइट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल एक शख्स से या कोई भी शख्स जो है कानूनी मकसद के लिए कानूनी तरीके से अपने कॉमन राइट्स को इस्तेमाल कर रहा है और उन्हीं कॉमन राइट्स के इस्तेमाल की वजह से किसी दूसरे शख्स को डैमेज काज हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो शख्स जो कॉमन राइट्स यूज़ कर रहा है वो जो है लायबल नहीं होगा, क्योंकि कॉमन राइट्स का यूज़ जो है गुड डिफेंस के तौर पर हम लॉ ऑफ टॉर्ट में के एक्शन में यूज़ करते हैं। सो दोस्तों, ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा कि अगर कोई शख्स टॉर्ट कमिट कर रहा है तो फिर उसके पास कौन से तरीके हैं खुद को उस टॉर्टियस लाइबिलिटी के से खुद को आज़ाद करने के लिए या खुद को छुड़ाने के लिए वो कौन कौन से जो तरीके इस्तेमाल कर सकता है। उन तरीक़ों को हम जनरल डिफेंसेस इन टॉर्ट के तौर पर भी यूज़ के नाम से भी जानते हैं, एक्सेप्शन इन टॉर्ट के नाम से भी जानते हैं और उनको हम जस्टिफिकेशन ऑफ टॉर्ट भी कह सकते हैं। सो दोस्तों, फिर मिलेंगे हम लॉ ऑफ टॉर्ट के किसी एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय।